हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता की वसीयत। आज रामकिशन जी को 2 साल हो गए थे विदेश में अपने बेटे बहू के पास रहते हुए। और इन 2 वर्षों में रामकिशन जी ने वो घर के सारे काम किए थे जो एक नौकर करते हैं। जिस इंसान ने कभी एक गिलास पानी भी खुद के हाथ से लेकर नहीं पिया था, आज वह आदमी इतना मजबूर था कि अपने बेटे बहू की गुलामी करने पर विवश था। बेटे बहू ने उनकी हालात नौकर से भी बदतर बना दी थी। वह सारा दिन बेटे बहू अपने पोते पोती के गंदे कपड़े धोते रहते, उनके लिए खाना बनाते, बर्तन धोते और यहाँ तक कि घर के गंदे बाथरूम को भी साफ करते और घर के अन्य काम भी करते थे। बढ़ती उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से अब बीमार रहने लगे थे। साधारण गोलियों से जब आराम न मिला तो उनका इकलौता बेटा अजीत उन्हें मजबूरन डॉक्टर के पास ले गया। आखिरकार उन्हें अच्छी खासी फ्री में नौकर जो मिला हुआ था, इसीलिए मजबूरी में जाकर उनके बेटे को उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाकर दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहने को कहा। उनकी हालात ज्यादा गंभीर थी, परंतु अजीत और उसकी पत्नी चांदनी रामकिशन जी को हॉस्पिटल में रखने की बजाय घर लेकर आ गई। वह रामकिशन जी पर खर्चा नहीं करना चाहती थी। अब रामकिशन जी समझ गए थे कि उनका बेटा अजीत उन्हें भारत से विदेश क्यों लाया था। उन्हें एक नौकर चाहिए था घर के काम के लिए। अब रामकिशन जी के शरीर में इतनी जान कहाँ थी कि वह घर का सारा काम कर सके। उनकी बूढ़ी आंखें, विवश शरीर अब बेटे बहू के लिए बोझ बन चुका था। एक दिन रामकिशन जी अपने बेटे अजीत से बोले, बेटा अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, मैं तुम पर बोझ बन चुका हूँ। ऐसा करो तुम मुझे मेरे घर वापस भारत छोड़ दो। इतना सुनते ही अजीत गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या समझा है आपने मुझे? मेरे अपने खर्चे पूरे नहीं होते, आपकी अपनी बड़ी है, सर दर्द करके रख दिया है आपने। अजीत की पत्नी भी बड़बड़ाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर बोली, अरे पैसे क्या पेड़ से उगते हैं? क्या आपके लिए कोई खजाना गड़ा रखा है यहाँ पर हमने? पता है आपको कितना महंगा टिकट है प्लेन का? इतने महंगे तो आप भी नहीं हैं जितना टिकट का है। अपने बहू और बेटे की मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामकिशन जी की आंखें भर आईं। बहू तो पराए घर से आई है, परंतु बेटा तो अपना खून था। उन्होंने सोचा कि वह मुझे ऐसा कैसे बोल रहा है। बेटा मैंने ऐसा क्या मांग लिया तुझसे? इस पर तुरंत उनका बेटा बोला, कुछ नहीं मांगा आपने मुझसे, मैं ही पागल था जो तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने साथ लेकर आ गया। अपने बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी हम सर जमीन पर बैठ गए। वह उस पल को याद करने लगे जब उनका बेटा अजीत उन्हें भारत से विदेश लेकर आया था। रामकिशन जी पर दुख का आधार पहाड़ टूट चुका था। वह गुमसुम से चुपचाप बैठे थे। उनके जीवन में अंधेरा सा छा चुका था। वह अपनी जीवन संगिनी का अंतिम संस्कार करके आ चुके थे। कुछ रिश्तेदार चले गए थे, कुछ बाकी थे। सभी आपस में राम मशवरा कर रहे थे कि उनका बेटा अजीत बोला, आपको जैसा करना है वैसा कर लो, मुझे कल वापस विदेश जाना है, इससे ज्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वह तो हो गया। अब मेरे यहाँ रहने से माँ वापस तो जिंदा नहीं हो जाएंगी ना। रामकिशन जी के बेटे अजीत की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और उनका मोहन रह गया। क्यों चली गई तुम विद्या मुझे छोड़कर? तुम क्या गई कि मेरी तो सारी दुनिया ही वीरान हो गई। कितनी तेज चलती है यह दुनिया, कोई भी किसी का नहीं होता। यहाँ तक कि अपनी औलाद भी साथ नहीं दे दी। हमारा बेटा मुझे अकेले छोड़कर चला गया। तुम्हारे जाने के बाद घर मुझे काटने को दौड़ता है। यह कहते कहते रामकिशन जी की आंखों में आंसू लुढ़क कर उनके चेहरे को भिगो रहे थे। उनके नौकर मोहन ने उन्हें दिलासा दिलाया। रामकिशन जी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगे, कितने खुश थे हम,
जब हमारा बेटा अजीत पढ़ लिखकर आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था और वहीं विदेश करके रहने लगा था। माँ बाप तक को नहीं पूछा था उसने। फिर भी हमने अपने मन को समझा लिया और किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। अपने बुढ़ापे के सहारे की सोचकर दोनों बुजुर्ग सोचने लगे कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक दिन इसी तरह विद्या जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह भगवान को प्यारी हो गई। अपनी जीवन संगिनी के जाने के बाद रामकिशन जी लाचार और बेबस हो गए। उन्होंने अपने बेटे को अपनी माँ की मृत्यु की खबर दी तो बेटा बोला, बाबूजी मेरी मीटिंग है, मेरा आना मुश्किल है। रामकिशन जी के बड़े ही आग्रह करने पर अजीत भारत आया। अपनी तन्हाई से तंग आकर रामकिशन जी ने अपने बेटे अजीत को फोन लगाया। बेटा अजीत, तेरी माँ के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा है। घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। तू वापस आ जा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब बेटे ने कहा, बाबूजी मेरा भारत आना संभव नहीं है। मेरी पत्नी को वहाँ का रहन सहन पसंद नहीं और मुझे भी नहीं पसंद। यह कहकर अजीत ने फोन रख दिया। रामकिशन जी समझ गए कि बेटा अपनी पत्नी का गुलाम हो चुका है और उसे विदेशी रंग चढ़ गया है। अब उन्होंने अपने बेटे को फोन करना ही बंद कर दिया। सारा दिन घर पर अकेले ही बैठे रहते। एक दिन वह अपने दोस्त कमल जी के पास बैठे थे। तभी अचानक से उनका बेटा अजीत वहां पहुंचा। अपने बेटे को ऐसे अचानक आता देख रामकिशन जी फूले नहीं समाए और सारे गिले शिकवे छोड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा तू आ गया। अजीत बोला, मैं आपको लेने आया हूँ बाबूजी। अब से आप मेरे साथ चलिए। अपने पोते पोती और बहू के साथ आराम से रहिए। वहाँ आपका साथ मन लगे जाएगा। और बाबूजी, यह घर और जमीन जायदाद सब कुछ बेच कर चलिए। वैसे भी अब मुझे यहाँ बार बार आना नहीं है। आप सब कुछ यहाँ से फाइनल करके चलिए। रामकिशन जी के दोस्त जो कि पास में बैठे सब सुन रहे थे। वह एक प्रॉपर्टी डीलर थे। उन्होंने रामकिशन जी को राय दी कि इतनी जल्दबाजी न करो। अभी तुम्हारे जमीन की जायदाद की अच्छी कीमत नहीं लगेगी। जब कोई खरीदने वाला मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रामकिशन जी को भी अपना घर छोड़ने का मन नहीं था। उस घर में उनकी स्वर्गवासी पत्नी की यादें बसी थी। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वह अपने बेटे को अपने घर के नौकर की देखरेख में छोड़ गए। अपने बेटे अजीत के पास विदेश जाकर रहने लगे। और आज क्या हालत हो गई थी कि जिंदगी से समझौता करके अब बेटे बहू के साथ मन महसूस कर रहने लगे। अब दिन रात बेटे बहू की नजरों में खटकते रहते। बहू ने कोसती रहती कि हमारी छाती पर आकर बैठ गई, काम न काज के दुश्मन अनाज के। बुढ़िया खुद तो चली गई और बूढ़े को मेरे सिर छोड़ गई। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामकिशन जी की बहू चांदनी बोली, बाबूजी आप घर पर बैठे बैठे उबता हो जाते होंगे। चलिए मेरे साथ बाजार चलिए, आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। अपनी बहू का इतना प्रेम देखकर रामकिशन जी को थोड़ा सा अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ सोचकर बाद में हाँ में सिर हिला दिया और चांदनी के साथ बाजार चले गए। चांदनी अपने ससुर को बाजार लेकर आई और कुछ खरीदने के बाद चांदनी अपने ससुर रामकिशन जी से बोली, बाबूजी मेरा तो गला सूख रहा है। एक काम करिए, आप यहाँ खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए और अपने लिए जूस लेकर आती हूँ। अपनी बहू का इतना प्रेम देखकर आज रामकिशन जी का मन बहुत खुश था। चांदनी जूस का ग्लास हाथ में पकड़ाते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, जूस पी लीजिए, शरीर में फुर्ती आ जाएगी। जूस पीने के थोड़ी ही देर बाद रामकिशन जी बेहोश हो गए। चांदनी ने उन्हें कार से नीचे उतारा और सुनसान सड़क के एक कोने पर छोड़कर चली गई। जब रामकिशन जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को सड़क पर पड़ा हुआ पाया। अपनी बहू को आसपास न देखकर वे रोने लगे। बहू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अंग्रेजी उनको आती नहीं थी। अपना दुख कहे भी तो किससे कहे? लोग उनका विलाप सुनते और आगे बढ़ जाते, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी।
उनके पास केवल जेब में 2-3 डॉलर ही थे। तो सोचा कि बेटे अजीत को फ़ोन करें, तो उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। अब उन्हें पता चल गया था कि बहू ने उन्हें जानबूझकर छोड़ा है। उनके अपने ही उनके साथ ऐसा करेंगे, उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह उठे और उस अनजान सड़क पर चले। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ा। उन्हें थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। भगवान से प्रार्थना करते रहते और रोते रहते, हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है, जो मुझसे इतनी बड़ी सजा मिली। वे शुद्ध होकर मंदिर की चौखट पर पड़े हुए थे। जब मंदिर के फाटक बंद करने का समय हुआ तो रामकिशन जी पर मंदिर के पुजारी की नजर पड़ी। वह पुजारी भारतीय व्यक्ति था। बाबूजी, क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? अनजान देश में किसी के हमदर्दी प्रकार रामकिशन जी के जोर जोर से रोने लगे। पुजारी समझ चुका था कि यह अपने बच्चों से दूर हो चुके हैं। पुजारी ने सबसे पहले रामकिशन जी को खाना खिलाया, फिर उनसे उनके हालात का कारण पूछा। उनको ना बेटे का नंबर याद था और ना ही बहू का नंबर याद था। इसीलिए मंदिर के पुजारी ने पुलिस को सूचना दी और रामकिशन जी को मंदिर में बने अपने कमरे में ले लिया गया। जब रामकिशन जी थोड़ी देर में ठीक हालत में आए तो फिर रामकिशन जी ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। तब पुजारी बोला, बाबूजी, बुरा मत मानिए, पर ऐसे कैसे यहाँ रोज होता है? बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ पर काम करने के लिए लाते हैं और जब तक उनका लालच खत्म नहीं होता तब तक उन्हें अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वह बूढ़े माँ बाप बीमार रहने लगते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा करना पड़ता है, तब उन्हें बोझ समझकर इसी तरह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। पुजारी की बात सुनकर रामकिशन जी भौचक्के रह गई। आज वह इन सारी घटनाओं के कारण अंदर तक टूट चुके थे। अगले दिन पुलिस रामकिशन जी को लेकर उस सुनसान सड़क पर पहुंची जहां वे बेहोश पड़े थे। पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे की मदद से पुलिस ने देखा कि एक महिला बेहोश बूढ़े को गाड़ी के नीचे उतार के लिए धक्का मार रही है। जब यह रामकिशन जी ने देखा तो वह सन्न रह गई। तब वह सोचने लगे, क्या बहुएं इतनी बुरी होती हैं? मेरे भाई की भी तो बहुएं हैं जो कि इतनी संस्कारी हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, बाहर जाकर नौकरी भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, मेरे भाई भाभी को भी संभालती हैं। केवल मेरे ही नसीब में ऐसी बहू लिखी थी, ऐसा बेटा लिखा था। खैर, यह सब बातों से वह बाहर निकल आते। पुलिस ने उनके बेटे बहू का पता लगाया, परंतु रामकिशन जी ने उनके पास जाने से मना कर दिया। वह पुजारी से बोले, मुझे भारत वापस जाना है। उन्होंने पुजारी का फोन लिया और अपने दोस्त कमल को फोन लगाया, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उन्होंने अपने नौकर मोहन को फोन लगाया। एक ही बार में मोहन ने फोन उठा लिया। हेलो मोहन बेटा, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ। बाबूजी, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? आपकी तबीयत कैसी है? मोहन के मुंह से इतनी हमदर्दी प्रकार बातें सुनकर रामकिशन जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रूंधे गले से सारी बात उसे कह सुनाई और अपने दोस्त कमल से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा। अपने मालिक की बात सुनकर मोहन हैरान था। वह सोचने लगा कि क्या बेटे बहू इतने मतलबी भी होते हैं जो अपने सगे माँ बाप के साथ ऐसा करें। यह सोचकर ही उसकी आंखें नम हो गईं। मोहन ने कुछ ही समय में पैसे जुटाए और रामकिशन जी पुजारी का धन्यवाद देकर वापस भारत आ गई। घर पहुंचकर अपने नौकर मोहन के गले लग गई और बहुत रोई। उसके बाद अपने दोस्त कमल जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें झटका सा लगा, क्योंकि कमल जी तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। वह और भी ज्यादा उदास हो गई।
वह सोचने लगे कि जब कमल नहीं है तो पैसे का इंतजाम मोहन ने कैसे कर लिया। रास्ते में आते हुए उन्होंने मोहन से पूछा तो वह बोला, बाबूजी, आपके मुझ पे बहुत एहसान है। मैंने मेरा घर गिरवी देकर पैसे जुटाए हैं। आपने उस हालत में मेरी बहुत मदद की थी जब मेरे अपने ही साथ छोड़ दिए थे। तब उस समय आपने ही मेरा हाथ थामा था। आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। आपके मुझ पर इतने एहसान हैं कि मैं आपकी जान देकर भी चुकाऊं तो वह कम पड़ जाएगा। मोहन की बात सुनकर रामकिशन जी उसे गले से लगा लिए। उनकी आंखें गीली हो गईं। बुढ़ापे में अब वह बिस्तर पर पड़ गए थे। उन्हें इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर भी गीला कर देते थे। लेकिन मोहन उनके दिन रात सेवा करता था, उनसे कभी भी भिड़ंता। जिंदगी के आखिरी दौर में रामकिशन जी ने वकील को बुलाकर अपनी सारी जमीन जायदाद की वसीयत बनवा दी और कहा, उनके अंतिम संस्कार से पहले यह वसीयत पढ़कर सुनाई जाए। बाद में उनकी चिता की आग दी जाएगी। एक दिन रामकिशन जी की उनके बेटे बहू को खबर दी गई। बेटा अजीत दौड़ा दौड़ा आया कि चलो, बूढ़ा गया जान छूटी, अब सारी संपत्ति मेरी हो गई। रामकिशन जी के अंतिम संस्कार से पहले वसीयत पढ़कर सुनाई गई। मैं रामकिशन अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद अपने नौकर मोहन के नाम करता हूँ। मेरी चिता को आग देने का अधिकार भी मैं अपने बेटे से छीनता हूँ। यह अधिकार मैं मोहन को देता हूँ। और उन्होंने आगे लिखा था, मैं अपने परवरिश पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। यह सुनकर आसपास खड़े सभी की आंखें भर आईं। अजीत और उसकी पत्नी चांदनी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बाद मोहन ने अपने मालिक रामकिशन जी की चिता का अंतिम संस्कार किया। अजीत और उसकी पत्नी दोनों वापस विदेश चले गए। दोस्तों, क्या माँ आप अपने बच्चों को इतनी कड़ी मेहनत करके अपने पेट काटकर इसी दिन के लिए पढ़ाते हैं, इसी दिन के लिए पालते हैं कि वह बड़े होकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। जब माँ बाप का प्यार निस्वार्थ भाव का होता है तो आजकल के बेटे बहुएं सिर्फ स्वार्थ के लिए अपने बूढ़े माँ बाप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या वह कभी बूढ़े नहीं होंगे? आज की जनरेशन को पहले यह सोचना चाहिए कि हर किसी का समय आता है। बुढ़ापा हर किसी को आता है। जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं, जो गड्ढा उन्होंने अपने माँ बाप के लिए खोदा था। दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है? क्या रामकिशन जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी नौकर को देकर सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।